हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 5.31 जिसमें वो कह रहे कि फाइंड कीजिए वी नॉट वोल्टेज को यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, थेवेनिन्स जो था वो हमारा एक दर्जी टाइप सा इंजीनियर था जो कि कहता था कि आप एक बड़े से बड़े सर्किट को कट लगाकर छोटे से छोटी फॉर्म में सॉल्व कर सकते हो। यानी कि जब आप कट लगाओ तो जो प्रीवियस सर्किट रह जाए उसके क्रॉस वोल्टेज प्लस उसकी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकाल के उसका मेजर सर्किट ड्रा करके बाकी का सर्किट अटैच करके सॉल्व कर लो। जैसे जैसे मैं इसको सॉल्व करता जाऊँगा आपको समझ आती जाएगी। तो बच्चों मेन यही चीज़ है, यहाँ पे तो इतना छोटा सा सर्किट है, उसने असल में ये जो मेथड निकाला वो बड़े से बड़े सर्किट के लिए है। तो लिहाजा बच्चों जो कि वो कहता है कि आपने जो आउटपुट निकालनी है वहाँ भी हम अभी कट लगा सकते हैं क्योंकि ये सर्किट ही कुछ इस तरीके का है। तो लिहाजा देखें इस रजिस्टर के क्रॉस हमारी आउटपुट है वी नॉट वोल्टेज, तो लिहाजा हम इस रजिस्टर को इस सर्किट में से कट ऑफ कर देते हैं। यानी यहाँ पे मैं कट लगा देता हूँ वायर के, ये मैंने वायर यहाँ से कट कर दी, ठीक है जी। तो इसके बाद हमने क्या करना होता है, यानी कि क्या कहता है हमारा थेवेनिन्स। तो थेवेनिन्स बच्चों कहता है जहाँ पे आपने कट लगाए हैं वहाँ पे आपने ओपन सर्किट वोल्टेज मेंशन कर देते हैं कर देने हैं ओपन सर्किट लगा के, ठीक है जी। तो मैं अभी इसका सर्किट ड्रा करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मैंने सर्किट ड्रा कर दिया इस वायर को कट करके, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने जैसा कि बताया जिस वायर को हम कट करते हैं उसके एक रास हमने ओपन टर्मिनल्स लगा के वीओसी वोल्टेज मेंशन कर देने होते हैं जैसा कि हमें थेवेनिन्स का थ्योरम कहता है। तो ये मैंने ओपन टर्मिनल्स लगा दिए और यहाँ पे वीओसी वोल्टेज मेंशन कर दिए। अब हम क्या करेंगे जी, अब सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे नोडल एनालिसिस टेक्निक लगा सकते हैं, लूप एनालिसिस टेक्निक लगा सकते हैं, लेकिन लूप एनालिसिस टेक्निक और नोडल दोनों में मुझे यानी कि सुपर ही दिखाई दे रहा है, सुपर नोड या सुपर लूप दोनों में एक ही चीज़ दिखाई दे रही है। तो लिहाजा मैं यहाँ पे वैसे आपको यही कहूँगा कि हम यहाँ पे लगाते हैं जी अपना, चलें हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं सुपर लूप की टेक्निक का, ठीक है जी बच्चों। सुपर लूप की टेक्निक का देखें वो कैसे हमारे काम आती है। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताता चलूँ, हम इस रजिस्टर के क्रॉस और ये V3 रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज अपनी मर्ज़ी से उनके टर्मिनल रख कर मेंशन कर लेंगे, ठीक है जी। 6 किलो ओम के क्रॉस मैंने वोल्टेज ले लिए V1 के नाम से, ओके हो गया। इसी तरह से मैंने 3 किलो ओम रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ले ली अपनी मर्ज़ी से टर्मिनल्स रख कर। अब यहाँ पे जगह कम पा रही है क्योंकि चले मैं यहीं पे रख लेता हूँ प्लस माइनस V2 के नाम से, ठीक है जी। अपनी मर्ज़ी से टर्मिनल आगे पीछे रख सकते हो, चाहे आप यहाँ पे प्लस का इस साइड पे माइनस का रख लो, ये आप पे डिपेंड करता है। उसकी रीज़न ये है फिर मैं VOC को मालूम कर सकूँगा कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे पास 2 लूप्स हैं ना, ये भी एक लूप है ये भी एक लूप है, तो इन दोनों में आपको पता मुझे एक एक करंट फ्लो करवानी होगी, इतना तो आप सभी जानते हो। यहाँ पे मैं I1 के नाम से करंट फ्लो करवा देता हूँ, यहाँ पे मैं एक I2 के नाम से करंट फ्लो करवा दूंगा क्योंकि मैं वो लगाने वाला हूँ यहाँ पे लूप एनालिसिस। तो लूप एनालिसिस में आपको पता है हर लूप के अंदर एक एक करंट को फ्लो करवाना होता है इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज। और ये लूप जो है ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे ओपन है, डेट्स वाई इसमें करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, ठीक है जी। आप ये बच्चों कर सकते हो, मेरी बात सुने, ये किया जा सकता है कि हम लूप KVL के मदद से इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि वहाँ पे करंट फ्लो कर रही होती है, वहाँ पे कभी करंट फ्लो नहीं कर रही होती। वो एक अलग बात है कि हम KVL की मदद से अक्सर इसकी इक्वेशन लिख लेते होते हैं, ठीक है। तो अब देखें मैं I1 और I2 की वैल्यू तो मालूम करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों लूप्स के सेंटर में आ गया क्योंकि I1 और I2 की जब वैल्यू मालूम हो जाएगी V1 और V2 को मालूम किया जा सकता है, ठीक है जी। मैं आपको बताता हूँ फिर वो कैसे। तो देखो बच्चों पहले आप I1 और I2 की वैल्यू निकाल लो। I1 और I2 जो 2 लूप्स हैं उनके सेंटर में आ गया करंट सोर्स। जब 2 लूप्स के सेंटर में करंट सोर्स आता है आप सभी जानते हो, तो वहाँ पे सुपर लूप या सुपर मैश की कंडीशन बन जाती है। तो हम तो सुपर मैश की ही बात करेंगे क्योंकि हमने सुपर लूप की तरफ नहीं जाना, सुपर लूप ज़्यादा मसले करता है, सुपर मैश ईजी रहता है। तो बच्चों पहले आप सुपर मैश की इक्वेशन लिखोगे, वो कैसे लिखी जाती है, जो करंट इस करंट सोर्स के अकॉर्डिंग चल रही होगी वो पॉजिटिव, जो उसके मुखालिफ वो नेगेटिव इज इक्वल टू इसकी अपनी वैल्यू। तो देखें I1 जो है वो जा रही होती है यहाँ पे, अगर फ्लो करवा के देखें तो वो इसकी सेम डायरेक्शन में जा रही होती है यहाँ पे आके, यानी कि वो भी राइट साइड को जा रही होती है, तो वो तो आगे पॉजिटिव में। और अगर I2 को मैं ऐसे फ्लो करवा के देखूँ तो वो यहाँ पे आके लेफ़्ट साइड को जा रही होती है, जबकि ये राइट साइड को जा रही है, तो I2 आ गई नेगेटिव में और इज़ इक्वल टू आ गया 1 मिली, ठीक है जी, यानी इसकी अपनी वैल्यू। अब जब हमने ये इक्वेशन लिख दी तो उसी वक्त यहाँ पे सुपर मैश की बाउंड्री ड्रा हो गई।
सुपर मैश की बाउंड्री असल में बच्चों क्या करती है, वो बस कह लें कि वोल्टेज लिखवाती है दो लूप्स, उन दो लूप्स के सेंटर में जिनके दरमियान सुपर मैश बन रहा होता है। और वो ना खुद उनमें कोई पंगेबाजी नहीं लेती कि मेरी मर्ज़ी से वोल्टेज लिखो, वो उनके अकॉर्डिंग ही वोल्टेज लिखवाती है। तो ये सुपर मैश की ओवरऑल बाउंड्री ड्रा हो गई। और मैं पहले इस इक्वेशन को ठीक कर लेता हूँ। देखिए मैं क्या करता हूँ, 1K से ज़रब देकर ना इस मिली को ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। तो 1K से अगर मैं ज़रब दूँ इस पूरी इक्वेशन को, तो क्या होगा जी, या इसको यार मैट्रिक्स फॉर्म में लेके जाने की बजाय ना हम इसकी एक इक्वेशन बना लेते हैं। देखें I1 इधर ही रह गया, I2 उधर जाके 1 मिली में जमा हो गया, यानी कि ये ऐसे आ गया I1 इज़ इक्वल टू I2 प्लस 1 मिली। ठीक है जी, ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गई। इसका इस्तेमाल करके दूसरी इक्वेशन में पुटिंग करके हम I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, सॉरी I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। और जब I2 की वैल्यू मिल जाएगी, I1 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके I2 मालूम कर सकेंगे। तो देखें अब मैं सुपर मैश के ऊपर KVL लगाने लगूँ। आपने लिखना अप्लाई KVL एट सुपर मैश, यानी कि सुपर मैश की एक साइड से हमने चलना स्टार्ट करना और जो जो कंपोनेंट आता जाएगा उसके वोल्टेज लिखते जाना। यहाँ से हम चलना स्टार्ट करने लगे, आपने लिखना अप्लाई KVL एट सुपर मैश। यहाँ से चलना स्टार्ट किया, सबसे पहले नंबर पर ये रजिस्टर आता है तो इसके मुझे वोल्टेज लिखने होंगे। तो इसमें से देखो बच्चों सिर्फ एक करंट पास कर रही है जो कि I1 है, तब इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो लिहाजा क्या होगा जिसके वोल्टेज के ऊपर यानी ओहम्स लॉ फार्मूला अप्लाई होगा, 6K I1 इसका फार्मूला आ जाएगा, यानी करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो 6K I1 इसका फार्मूला आ गया। ठीक है जी, ये आगे इसके वोल्टेज। मजीद आगे बढ़ते हैं, सुपर मैश की बाउंड्री के साथ साथ ये जो डॉटेड लाइन है उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये वाला 6 किलो ओम का रजिस्टर आता है, तो लिहाजा सुपर मैश इसके वोल्टेज अब मांगता है। तो इसके वोल्टेज कैसे जनरेट हो रहे हैं, देखें I0 जो है वो बिल्कुल सेम डायरेक्शन में जा रही है सुपर मैश के, वो यहाँ पे आके ऐसे ऊपर जा रही है और ये सुपर मैश की बाउंड्री भी ऊपर जा रही है। तो लिहाजा वो इसमें से गुजर के इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस करवाती है 6K में। तो लिहाजा इसके भी वोल्टेज आ जाएंगे 6K I1 करंट इनटू रेजिस्टेंस। मजीद आगे बढ़ते हैं तो देखें ऐसे जा रही है सुपर मैश की बाउंड्री और यहाँ पे आके इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करती है, तो ये आ जाएंगे -3। ठीक हो गया। मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो देखें ये लास्ट में ये 3 किलो ओम का रजिस्टर आता है, जिसमें से हमारे पास देखें वो इसके वोल्टेज मांगती है सुपर मैश की बाउंड्री। तो इसमें वोल्टेज कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसमें से सिर्फ I2 करंट ऐसे पास कर रही है, तो लिहाजा इसके वोल्टेज आ जाएंगे करंट इनटू रेजिस्टेंस ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग। और देखें हम वहीं पर वापस आ गए जहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो इज इक्वल टू में 0 आ गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने I1 की जगह ये वाली फॉर्म पुट करके I2 को मालूम कर लेना, ताकि हमें यार कैलकुलेटर में वो पुटिंग वगैरह ना ही करनी पड़े, मैट्रिक्स फॉर्म में ना ही लिखना पड़े यहाँ पे। तो देखें ये बन रहा है 12K I1, तो 12K इंटू I1 की जगह ये पुट हो गया I2 प्लस 1 मिली। ठीक है जी, ये 12K I1 बन रहा था ना, I1 की जगह मैंने ये इक्वेशन पुट कर दी और साथ में देखें क्या आ गया -3 प्लस 3K I2। अब यहाँ से आपको देखें I2 की वैल्यू मिलती होगी 12K I2 प्लस 3K I2, ये कितना बन जाएगा आपके पास, ज़रा देखें 12 और 3 15 हो जाएगा। ठीक है जी, 15K I2। और ये देखें ये 12K जब इससे ज़रब खाएगा 1 मिली के साथ तो 12 आ जाएगा, किलो और मिली कैंसिल और ये सिंपल 12 आ जाएगा। 12 में से 3 माइनस करेंगे तो 9 रह जाएगा, 9 दूसरी जानिब जाके -9 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास यहाँ पे I2 की वैल्यू आ रही होगी, देखें I2 इधर ही रह गया और -9 के बटे में चला गया 15K। इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं कितना बनता है, -9 डिवाइडेड बाई 15, तो ये बच्चों आता है -0.6 मिली एम्पेयर, किलो ऊपर जाके मिली बन जाएगा। ठीक है जी, अब उस इक्वेशन में मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करने लगा हूँ। देखें I1 इज़ इक्वल टू -0.6 मिली प्लस 1 मिली, तो ये आपको देखें यहाँ पे वैल्यू मिल गई I1 की जो कि आती है 0.4 मिली एम्पेयर। ठीक है जी, ये दोनों वैल्यूज़ मिल गई। जैसा कि मैं कह रहा था ये दोनों वैल्यूज़ चाहिए VOC के लिए, तो जब ये दोनों वैल्यूज़ मिल गई तो अब आप V1 और V2 मालूम कर सकते हो। देखो कैसे, V1 वोल्टेज है इस रजिस्टर के क्रॉस। अब देखो यहाँ पे ओहम्स लॉ लगेगा, यानी देखो इस रजिस्टर में से I1 करंट गुजरती है तब जाके इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं। और ओहम्स लॉ यही कहता है जब किसी रजिस्टर में करंट गुजरती है तब उसमें वोल्टेज पैदा होता है, तो लिहाजा उसका फार्मूला बनता है V इज इक्वल टू IR। तो देखें रजिस्टेंस पहले नंबर पे हम लिख लेंगे, करंट को बाद में लिखेंगे, क्योंकि करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके जिस टर्मिनल में एंटर हो रही होगी उस साइन के साथ आएगी। तो करंट देखें अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है V1 के, तो डेट्स वाई ये प्लस I1 पुट की गई। तो 6K इंटू I1 की वैल्यू है 0.4 मिली हमारे पास, तो ये मैंने पुट कर दी यहाँ से। ठीक है जी, तो ये देखते हैं 2.4 शायद आ जाएंगे, वैसे मैं चेक कर लेता हूँ। जी बिल्कुल 2.4 वोल्ट आपके पास ये आ गए। ठीक है, V1 आपको पता चल गए कितने हैं। इसी तरह से हम V2 भी निकाल लेते हैं। देखें V2 इज़ इक्वल टू ये 3K के क्रॉस है हमारे वोल्टेज, और इसमें वोल्टेज देखो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है जब इसमें से I2 करंट गुजरता है। तो पहले तो 3 किलो हम रेजिस्टेंस आ जाएगी, करंट के साथ साइन कौन सा आएगा देखें उसकी डायरेक्शन से चेक करते हैं। करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ऐसे इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है, तो ये माइनस में पुट की जाएगी ऐसे। तो वैल्यू पुट करते हैं, देखें 3K इंटू
माइनस इंटू आई टू की वैल्यू, देखो बच्चों आई टू की वैल्यू माइनस में आई हुई है, तो माइनस इंटू आई टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू प्लस में चली जाएगी, यानी कि इस माइनस की वजह से ये वैल्यू माइनस जो है इसका ख़त्म हो जाएगा। तो 3 6 बार 18 होता है, तो ये 1.8 वोल्ट आ जाएंगे। वैसे मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ। जी बिल्कुल इतने ही आते हैं। अब बच्चों आपको V1 के वोल्टेज भी पता है, V2 के वोल्टेज भी पता है, तो आप VOC मालूम कर सकते हो। पता कैसे? ये आपके पास एक लूप है, तो आपको मैं बताता चलूँ, इसके अंदर करंट तो नहीं फ़्लो करवा सकते, लेकिन हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं अपने KVL के कंसेप्ट से। वो देखें मैं लिखने लगा हूँ। मैं बच्चों इसमें क्लॉकवाइज अगर करंट को फ़्लो करवाऊँ तो ऐसे फ़्लो कर रही होगी ना। तो देखें यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रहे होंगे, तो नेगेटिव में ये वोल्टेज आ जाएंगे -V1। मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो करंट यानी कि हमारे जो लूप होगा वो इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा होगा। ऐसे देखें ऐसे जा रहा होगा, क्लॉकवाइज आपने चलना है इसके अंदर। ऐसे जा रहे होंगे तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करेगा V2 के, तो ये आ जाएंगे प्लस में। मज़ीद ऐसे आगे फिर वापस आ जाएंगे, तो ये देखें वापस जब आ रहे होंगे तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करेंगे तो ये भी आ जाएंगे प्लस में। और देखें फिर हम वहीं पे वापस आ चुके हैं जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया था। डैट्स वाई यहाँ पे स्टॉप हो गया और इज इक्वल टू में आ गया 0। वैसे जो प्रीवियस कुछ क्वेश्चन गुजरे हैं वहाँ पे तो मैं ये आपको अलहदा से बना के दिखा देता था, लेकिन ये आपको मैंने अभी समझाने के लिए यहीं पर बता दिया, क्योंकि ये आपके माइंड की सारी गेम होती है। ये आपने वहाँ पर ड्रा नहीं करना होता, यानी ये चीज़ तो ड्रा करोगे, यानी जो अलहदा आपने बनाना होता ना, वो मैं कह रहा हूँ वो नहीं ड्रा करना होता। मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ वो आपके माइंड में कैसे ड्रा होना चाहिए। ये देखें इस फॉर्म में वो ऐसे ड्रा होना चाहिए आपके माइंड में, यानी ऐसे करंट को फ्लो करवाया, जहाँ जहाँ एंटर करती गई लिखते गए, वो ऐसे सर्किट बना के आपने अपने माइंड में ना ड्रा करके इक्वेशन लिख लेनी होती है। ये प्रीवियस क्वेश्चन की थी। तो अब आप देखें VOC को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन आई है उसको अगर हम इस्तेमाल करते हों तो ये देखें मैं इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो यहाँ पे करने लगा हूँ। ठीक है जी। तो देखें VOC इसी साइड पे रह गया और दूसरी जानिब जाके V1 पॉजिटिव हो गया और V2 नेगेटिव हो गया। वैल्यूज़ पुट करें तो VOC इज़ इक्वल टू 2.4 माइनस 1.8, तो ये देखें कितने मिलते हैं जी, 0.6 मेरे ख्याल में आ रहे हैं, देखते हैं। जी बिल्कुल 0.6 वोल्ट आपके पास VOC की वैल्यू आ गई है। इसके बाद बच्चों सेकंड जो स्टेप होता है अपने पास, उसका क्या नाम है, थेवेनिन्स थ्योरम का, वो ये होता है कि जो आपने सर्किट कट लगाकर बनाया होता है ना, वहाँ पे आपने जहाँ पे कट लगाया होता है, यानी कट लगा के वहाँ पे VOC वोल्टेज मेंशन किए होते हैं, वहाँ पे आपने इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेनी होती है, R थेवेनिन्स। वो कैसे? आपने सारे जो सोर्सेज होते हैं उस सर्किट के अंदर उनको टर्न ऑफ कर देना होता है। जब बच्चों एक करंट सोर्स टर्न ऑफ होता है तो वो एज आ ओपन सर्किट के तौर पर रिप्लेस हो जाता है, यानी इस तरह के सर्किट के साथ, जो कि एक ऐसी वायर है जो ना होने के बराबर होती है। यानी ये ऐसे ही समझो, जब R थेवेनिन्स के लिए इसका सर्किट बनाऊंगा तो ये रिमूव ही हो जाएगा बीच में से। ठीक है जी। और जो वोल्टेज सोर्स होता है वो शॉर्ट वायर से रिप्लेस हो जाता है, यानी एक ऐसी वायर जिसकी रेजिस्टेंस 0 किलो ओम होती है। ठीक है जी, 0 ओम या 0 किलो ओम एक ऐसी वायर। तो यहाँ पे शॉर्ट वायर आ जाएगी, क्योंकि ये शट डाउन करने हैं हमने R थेवेनिन्स के लिए। तो यहाँ पे देखो मैं आपके सामने ड्रा करने लगूँ, ये आपके सामने ड्रा होने लगा, देखिएगा ज़रा। यहाँ पे आपका वो VOC हमने मेंशन किया हुआ है ऐसे। और ये देखो बच्चों, जो करंट सोर्स थी उसकी वायर गायब हो गई, क्योंकि वो एज आ शट डाउन हुआ, तो एज आ ओपन सर्किट के तौर पे वर्क करने लगा, जो कि ना होने के बराबर होती है वायर, यानी उसको ड्रा करो या ना करो एक ही बात है। और जो हमारा यानी वोल्टेज सोर्स था वो शट डाउन हो गया, जिसकी वजह से यानी कि वो एज आ शॉर्ट वायर के तौर पर वर्क करने लग पड़ा, जिसकी रेजिस्टेंस यानी 0 के बराबर होती है, यानी कि उसको मैंशन करो या ना करो एक ही बात है। तो आपके पास कुछ इस तरह की कंडीशन आगे देखें। यहाँ पे अब R थेवेनिन्स आपने मेंशन कर देना है, जहाँ पे VOC आगे मेंशन की थी। ये 6 किलो ओम का रजिस्टर है, एक ये 6 किलो ओम का रजिस्टर है, यही 3 आपके सर्किट में थे। तो अब मैं आपको बताता चलूँ बच्चों, हमने इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकाली है। जब दो रजिस्टर के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन हो वायर का, तो वो सीरीज़ में होते हैं, तो सीरीज़ में उनकी रेजिस्टेंस जमा हो जाती है। अब ये देखें, ये जो दो रजिस्टर हैं इन दोनों के दरमियान वायर का एक टर्मिनल बस कॉमन है 3 किलो ओम और 6 किलो ओम के दरमियान, बाकी इन दोनों का अलग-अलग जगह पे कनेक्ट है। तो जब इस तरह से होता है तो ये दोनों सीरीज़ में है, इसका मतलब सीरीज़ में। तो इन दोनों का मैं इक्विवेलेंस अगर निकालूंगा तो इन दोनों की वैल्यू को जमा कर दूंगा, यानी कि सीरीज़ में इस तरह से किया जाता है, 6K + 3K हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9K। ठीक है जी। उसके बाद अब जैसा कि मुझे पता चला कि अब मैं इसकी न्यू शेप बनाता हूँ। इसकी जगह बच्चों क्या होगा, एक नई वायर लग जाएगी, यानी जिसमें सिर्फ एक रजिस्टर होगा, क्योंकि हमने इन दोनों का क्या किया, हमें पता चला कि जहाँ पे 2 रजिस्टर से काम चलाया जा रहा है वहाँ पे एक से काम चलाया जा सकता है। ये हमने अभी देखा।
तो ये देखें, ये 6 किलो ओम वाली वायर लगी हुई है वही जो थी, और एक ये आपकी आके 9 किलो ओम वाली वायर लग गई जो भी आपने निकाली है, जहाँ पे थी वहीं पे लगी है। देख लें, ये आर थेवेनिन हमने निकालनी है। ये R1 इसका नाम है, जिसकी वैल्यू है 9 किलो ओम। ये हमने अब आर थेवेनिन निकालना, वो निकल आएगा। देखें कैसे। अब बच्चों देखो, इन दोनों के दरमियान ही जो रिलेशनशिप होगा उसी से आर थेवेनिन निकल आना, क्योंकि लास्ट यही रेजिस्टेंस बचती है अब निकलने वाली। तो देखो बच्चों, इन दोनों रेजिस्टर्स का एक वायर का टर्मिनल यहाँ पे आके कॉमन हो रहा है, ठीक है जी, यहाँ पे, और दूसरा वायर का टर्मिनल दोनों के दरमियान यहाँ नीचे कॉमन है। तो अपर और लोअर टर्मिनल दोनों कॉमन हो गए, तो ये दोनों हो गए पैरेलल में, क्योंकि जब अपर और लोअर टर्मिनल दोनों वायर के कॉमन होते हैं दो रेजिस्टर के दरमियान, तो वो पैरेलल में होते हैं। दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं रेजिस्टर, लेकिन अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन होने से ही वो पैरेलल में हो सकते हैं। जब सिर्फ दो का पैरेलल आपने निकालना हो तो वो कैसे निकालते हैं, आर थेवेनिन ही आएगी अब। तो वो बच्चों ऐसे निकाली जाती है, वैल्यूज़ की ऊपर मल्टीप्लिकेशन, नीचे सम हो जाता है। तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन 9K मल्टीप्लाई बाय 6K, और नीचे सम यानी कि 9K प्लस 6K। अब इसको मैं कैलकुलेटर पे चेक करता हूँ क्या बनता है। 9 ज़रबे 6, ये 54 हुआ। 54 डिवाइड किया जाएगा 15 से, क्योंकि 9 जमा 6 15 होता है। तो ये बच्चों बनता है 3.6 किलो ओम, ठीक है जी। ये आपके पास आ जाती है आर थेवेनिन। अब बच्चों मैं इसका मेजर सर्किट ड्रा करने जा रहा हूँ। मेजर सर्किट में हमने असल में क्या करना होता है, ये मेजर सर्किट आपके सामने ड्रा होने लगा है। थेवेनिन थ्योरम कहता है कि जब आप मतलब ये सारा काम कर लो तो मेजर सर्किट इस तरह से ड्रा किया जाता है कि वोल्टेज सोर्स जो आपने मालूम किया है VOC के नाम से, ठीक है जी, जो कि कितने हमारे पास आए थे 0.6, उनके साथ अपनी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस जो आपने निकाली हुई है आर थेवेनिन के नाम से, उसको लगा दो सीरीज़ में। वो सीरीज़ में कब हो सकती हैं ये दो चीज़ें, जब इनके दरमियान सिर्फ वायर का एक टर्मिनल कॉमन हो। जो देखें, सिर्फ यहाँ पे कॉमन मैं लूँगा, दूसरा टर्मिनल मैं ओपन छोड़ दूंगा दोनों का। ये आर थेवेनिन 3.6 किलो ओम आ गए, ठीक है जी। दूसरा टर्मिनल देखें, ये यहाँ पे एक कॉमन ओपन आ गया, सॉरी ओपन हो गया, और ये नीचे से इसका ओपन हो गया। अब ये दोनों पैरेलल में नहीं है, ये दोनों सीरीज़ में, क्योंकि एक टर्मिनल सिर्फ कॉमन है। यहाँ पे हम क्या अटैच करेंगे, यहाँ पे बच्चों वो वायर लगा दी जाएगी जो हमने शुरू में कट की थी, कट ऑफ कर दी थी सर्किट में से, वो थी 2 किलो ओम की वायर। तो यहाँ पे वो वायर लगा के अब हम V0 मालूम कर लेंगे। तो ये देखें, ये लग गया 2 किलो ओम, और इसके क्रॉस हमने फाइंड आउट करने अपने V0 वोल्टेज। तो आपके सामने अब बच्चों देखें, ये एक यानी कि सिंगल लूप है, होल सर्किट, जिसमें सब कुछ सीरीज़ में लगा हुआ है और सिर्फ एक बैटरी है। जब इस तरह की कंडीशन होती है तो अगर आपने किसी रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करने हो तो आप सभी जानते हैं हम वोल्टेज डिवीजन रूल से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल लगा लेंगे। तो लिहाजा मैं V0 वोल्टेज मालूम करने जा रहा हूँ। वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है बच्चों, जिस रजिस्टर के क्रॉस आप वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हो उसकी रजिस्टेंस को ऊपर रखो, बटे में रखो टोटल रजिस्टेंस, यानी कि उसकी अपनी रजिस्टेंस प्लस बाकी के जो रजिस्टेंसेज हैं, ठीक है जी। तो प्लस बाकी की रजिस्टेंस यही बचती है, मल्टीप्लाई करवा दो सप्लाइड वोल्टेज के साथ, यानी कि जो वोल्टेज सप्लाई के तौर पे बैटरी के तौर पे लगे हुए हैं वो हैं 0.6, तो उनके साथ मल्टीप्लाई करवा दो और आपको आंसर मिल जाएगा। तो अभी मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ कितना बनता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.6, ऊपर आ गया 1.2, जिसको हमने डिवाइड करवा देना है 5.6 के साथ, क्योंकि यह नीचे 5.6 बन जाता है। तो ये बच्चों आपके पास 0.21 वोल्ट आंसर आ रहा है, ठीक है जी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 0.2 ही बनता है। और ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।